वेलकम टू टेम क्लासेज। आज आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपको पढ़ना है क्लास 12। तो क्लास 12 के बच्चों के लिए भी है। उसके अलावा ये बीएससी में है, बीएससी सेकेंड ईयर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। इसके अलावा ये जो है अगर आप आईआईटी की मतलब जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर तैयारी कर रहे हैं नीट की या फिर जैम की, ठीक है। तो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जैम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 है या फिर बीएससी का थर्ड सेमेस्टर है, इन सभी के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्लास 12 में इससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे, पर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक है। उसके अलावा जेईई में हो गया, चाहे नीट में हो गया, चाहे जैम में हो गया, इसमें भी क्या होता है एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, बीएससी का अलग से मिलेगा, क्लास 12 का अलग से मिलेगा, दोनों का अलग अलग नोट्स मिल जाएगा। उसके अलावा अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम है तो उसका भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले जानना है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 में जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से है। वहीं अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी में सेम यही चैप्टर किस नाम से है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है, तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच, ठीक है, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्टडी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। फिर से बताते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। तो पूरी केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिस ब्रांच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो सबसे पहले तो जानना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सिंपल सॉल्ट, ठीक है। पहला ये होता है। दूसरा होता है डबल सॉल्ट और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले एक एक का डिफिनेशन जानना है। पहले सिंपल सॉल्ट का क्या होता है, फिर डबल सॉल्ट का क्या होता है और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफिनेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल सॉल्ट है, एसिड और साथ में अगर बेस का रिएक्शन कराया गया तो बनेगा क्या, तो बनेगा इसमें सॉल्ट बनता है, ठीक है, और साथ में निकलता है वाटर, ठीक है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कभी भी अगर एसिड क्या कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है और दोनों का क्या कंप्लीट रिएक्शन अगर हो गया तो कंप्लीट रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनता है उसी सॉल्ट को क्या कहते हैं, तो सिंपल सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं NaOH, ये बेस हो गया, और साथ में एसिड ले लेते हैं HCl। इन दोनों का अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, इस दोनों रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, NaCl बनेगा और साथ में बन जाएगा H2O, ठीक है। तो इसमें जो NaCl है यही आपका क्या है, सिंपल सॉल्ट है, ठीक है। ये होता है सिंपल सॉल्ट का डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन होता है सिंपल सॉल्ट का, वो क्या होता है कि अगर सिंपल सॉल्ट को जैसे मान लेते हैं NaCl लेते हैं, इसको अगर क्या करें वाटर में अगर डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, किसी भी सिंपल सॉल्ट को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो होगा क्या, उसका जब उसका वाटर में जाने के बाद उसका आयनाइजेशन होगा, मतलब वो आयनों में डिसोसिएट होगा। और जो आयन बनेंगे इसमें एक ही टाइप के पॉजिटिव आयन और एक ही टाइप के निगेटिव आयन मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सॉल्ट को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक ही टाइप का पॉजिटिव आयन और एक ही टाइप का निगेटिव आयन मिलेगा। जैसे NaCl को डिजॉल्व किया तो एक टाइप का पॉजिटिव एक टाइप का निगेटिव, Na प्लस और Cl माइनस मिल गया। वहीं दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे MgCl2 है, तो ये भी आपका सिंपल सॉल्ट है। इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो बन जाएगा Mg++ और Cl माइनस 2 मिलेगा। ये 2 माइनस वाला आयन है लेकिन क्या है, दोनों क्लोरीन ही है। तो एक ही टाइप का निगेटिव आयन एक ही टाइप का पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो इसको भी कह देंगे सिंपल सॉल्ट। तो पहला डिफरेंस था सिंपल सॉल्ट का।
दूसरा है जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो सबसे पहले जाना डबल सॉल्ट को बनाते कैसे हैं, फिर उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो डबल सॉल्ट को बनाने के लिए करते क्या हैं कि इसमें एक से अधिक सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 या 2 से ज़्यादा क्या करेंगे, सिंपल सॉल्ट लेंगे और सिंपल सॉल्ट को इसको कर देंगे वेपराइज, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट लेंगे, उन दोनों को क्या करेंगे, वेपराइज कर देंगे। दोनों वेपर फॉर्म में आ गया, दोनों को आपस मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर वापस क्या करेंगे, इसका कर देंगे डिपोजिशन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन। तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट का वेपराइजेशन करेंगे, वेपराइजेशन करने के बाद उसका क्या करेंगे, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, मतलब उसको क्रिस्टल फॉर्म वापस सॉलिड फॉर्म बना देंगे। तो अब जो सॉलिड फॉर्म बन के आएगा उसी को कहते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। तो डबल सॉल्ट होता है, ठीक है। अब दूसरा डेफिनेशन इसका क्या है, या फिर डबल सॉल्ट को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब क्या होगा। जैसे सिंपल सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते थे तो एक ही टाइप का पॉजिटिव आयन और एक ही टाइप का निगेटिव आयन मिलता था। उसी तरीके से अगर डबल सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक से अधिक टाइप का पॉजिटिव आयन या फिर एक से अधिक टाइप का निगेटिव आयन मिलेगा, या फिर दोनों ही एक से अधिक टाइप का मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल इसका होता है पोटास एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 और डॉट 24H2O। ये जो है डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो इसको ऑब्टेन करने के लिए K2SO4 ले लिए, Al2SO4 ले लिए, इन दोनों को क्या किए, सबसे पहले वेपराइज किए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किए, वेपर को मिक्स किए और उसका क्या कर दिया, वापस से उसको सॉलिडिफिकेशन कर दिया, सॉलिड बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। इसको कहते हैं एलम कहते हैं, ठीक है, फिटकरी एलम का फार्मूला है। अब इसको अगर वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, K प्लस है, यहाँ पर K प्लस मिल जाएगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा SO4 माइनस माइनस आयन मिलेगा, और क्या मिलेगा, एल्युमिनियम का मिल जाएगा, साथ मिलेगा Al ट्रिपल प्लस, ठीक है। तो 2 तरह के इसमें पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं और एक तरह के निगेटिव आयन मिल रहे हैं। तो कभी भी 2 तरह के पॉजिटिव आयन मिले या फिर 2 तरह के निगेटिव आयन मिले या फिर दोनों एक सही टाइप के मिले तो इस टाइप के सॉल्ट को बोलते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। तो पहला हो गया सिंपल सॉल्ट, दूसरा हो गया डबल सॉल्ट। तीसरा जो टाइप्स आता है वो आता है यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो तीसरा जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें भी क्या होगा, एक से अधिक पॉजिटिव आयन होंगे या एक से अधिक निगेटिव आयन होंगे, ठीक है, डबल सॉल्ट के जैसा ही। लेकिन इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसके इंडिविजुअल जो आयंस है वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है K4FeCN6, ठीक है। अब इसको इसमें क्या कौन कौन से आयन है, तो इसमें जो आयन है इसमें है K प्लस है, Fe प्लस प्लस है, 2 तरह पॉजिटिव आयन है, और Cn माइनस एक निगेटिव आयन है, ठीक है। 3 टाइप के इसमें आयन है। लेकिन अगर इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो होगा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट का एक अलग मिलेगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट बाहर वाला अलग मिल जाता है। तो K प्लस मिलेगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला एक साथ मिलेगा FeCN6, और इस पर होता है -4 चार्ज, ठीक है। तो ये 2 तरह के आयन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें Fe है, लेकिन Fe प्लस प्लस जो आयन है ये अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा। तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। इसी के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ना, टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कौन कौन से टर्म यूज होते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म। तो जैसे एग्जांपल एक लिख देते हैं, सबसे पहले K4FeCN6 और ये बन गया। यहाँ पर और भी लिख सकते हैं CN4Cl2, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें टर्मिनोलॉजी कौन कौन सा होता है, तो टर्मिनोलॉजी सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, या फिर सेंट्रल मेटल आयन, CMA, सेंट्रल मेटल एटम।
या फिर सेंट्रल मेटल आयन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता क्या है, तो ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, इसमें इसे कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल होता है, ये मेटल है, ठीक है, तो जो मेटल होता है उसी मेटल को बोलते हैं CMA, ठीक है। तो सबसे पहला था CMA, तो ये चीज़ रहेगा, ये होता है CMA, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसके बाद जो है इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CMA को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, इन सभी को कहते हैं लिगेंड्स। तो सबसे पहले तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा CMA और दूसरा होगा लिगेंड्स, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि CMA और लिगेंड्स में जो लिगेंड्स होता है वो क्या करता है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, ये करता है डोनेट, और दूसरा ये है, ये क्या करेगा, उसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो दो चीज़ें हैं, सबसे पहले एक CMA एक लिगेंड्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो CMA और लिगेंड्स है, लिगेंड्स क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और CMA क्या करेगा, उसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं लुईस एसिड कहते हैं, और जो डोनेट करता है उसको लुईस बेस कहते हैं। तो पूरा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो CMA होता है वो काम करता है लुईस एसिड के जैसा, और जो लिगेंड्स होता है वो काम करता है किसके जैसा, तो लुईस बेस के जैसा। ये दो चीज़ें हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस, ठीक है। अब आगे टर्मिनोलॉजी और समझते हैं क्या क्या है। तो दो चीज़ें हो गए पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक CMA दूसरा लिगेंड्स। अब CMA और लिगेंड्स इन दोनों को कलेक्टिवली एक साथ कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। मतलब इसको और इसको मिला के, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एक साथ कलेक्टिवली क्या कहेंगे, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक, इन सबको यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लिया जाए तो इन सब को कलेक्टिवली कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इन पूरे को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जो है, उसके अगर बाहर जो चीज़ें होती हैं जैसे ये है, ठीक है, इसको कहते हैं काउंटर आयन, ठीक है। तो ये पूरी इसमें क्या था, टर्मिनोलॉजी था कि काउंटर आयन क्या होता है, CMA क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब इन सबको पूरा को एक साथ मिला के क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। तो ये था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हो गए, CMA, लिगेंड्स, स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर आयन, और पूरे को एक साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब इन्हीं सब के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना है, लेकिन डिटेल पढ़ने के पहले ये जानना है कि सबसे पहले अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया किसने था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले बताया था अल्फ्रेड ए वर्नर ने, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। अब जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इन्होंने जो बताया था उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है कि क्या एक्सपेरिमेंट था, और उसे क्या कहते हैं, वर्नर थ्योरी कहते हैं। सबसे पहले इनका क्या एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद क्या फाइनल में क्या मॉडल दिया, क्या बताया इन्होंने। तो जो फाइनली जो इन्होंने बताया था उसको कहते हैं वर्नर थ्योरी कहते हैं। तो वर्नर थ्योरी के पहले इनका क्या एक्सपेरिमेंट था वो जानना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि सबसे पहले वर्नर थ्योरी क्या है, ठीक है, उस वर्नर थ्योरी का क्या कंक्लूजन उन्होंने निकाला, कैसे ऑब्जर्वेशन किया, क्या कंक्लूजन निकाला, और उस कंक्लूजन से उन्होंने अपनी क्या थ्योरी दी, ठीक है। उन्हें जो थ्योरी दी थी उसमें थ्योरी में ये बताया था उन्होंने कि जो CMA होता है इसमें दो तरह की वैलेंसी होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। इन्हीं सारी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।